बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदामंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2025। और स्टूडेंट्स, आज हम 2016 का सप्ली का फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। 2016 के फेडरल बोर्ड में जो वेबसाइट है उस पे 5 पेपर्स अपलोडेड हैं। ठीक है, 3 पेपर्स ऑलरेडी आपको करवाए जा चुके हैं और सप्ली के 2 पेपर्स अपलोडेड हैं। तो ये हम सप्ली 1 का पेपर कर रहे हैं, इसके बाद हम सप्ली 2 का पेपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हैं। साथ साथ जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी वो भी मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊंगी और जो क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं वो भी बताऊंगी और जो स्लाइड चेंज के साथ रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊंगी। आपने नोट करते जाना है, ठीक है। और इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करवाए जाएंगे वो ही पेपर्स में आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आता कि कुछ बाहर से आ जाएगा, हम कुछ और तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में कुछ और है, ऐसा नहीं है। आपका सिलेबस ही तैयार किया जा रहा है, एक सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन की जा रही है। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मैग्नीशियम बर्न्स इन स्टीम विद इट्स टिपिकल फ्लेम। ठीक है, यानी मींस के जो वाटर है उसको स्टीम बनाकर, मतलब हाई टेम्परेचर पे हम इसको मैग्नीशियम को बर्न करते हैं। तो इसके लिए आप रिएक्शन लिख दें। राइट द रिएक्शन टू वेरीफाई दिस स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एज इट इज़ ये रिपीट हुआ है 2016 का जो 3rd पेपर गुजरा है उसमें। ठीक है, तो उसमें आपने ये उसमें मतलब आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन का रिएक्शन विद वाटर जो है वो पूछा गया था। ठीक है, तो अब ये देखिए उन्होंने एक ही क्वेश्चन में सिंपल मैग्नीशियम का पूछ लिया। भाई इसकी आप स्टेटमेंट में लिख दें, अच्छा साथ इसका कलर ऑफ द फ्लेम भी बता दें। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है ऑब्वियसली बात है उसका कलर भी बताएंगे, तो आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर आपको ये शो कर दिया। ये ऑलरेडी आपका 2016 के 3rd पेपर आपने डिटेल से किया है उसमें PDF में आपको ये मिल चुका है। ठीक है, इसका आंसर यानी उसमें आपने सिंपल ये इक्वेशन लिखनी है। ये देखें, ये वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम इसके साथ हम कर रहे हैं और बर्निंग विद वाइट फ्लेम, आपने फ्लेम का कलर लिख दिया। जो प्रोडक्ट बन रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका नाम लिखा है, साथ उसका कलर लिखा है वाइट सॉलिड और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, आपको PDF में प्रोवाइड किया जा चुका है ये मटेरियल। मींस के पीरियड 3 एलिमेंट्स का रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, सबसे पहले ये मींस के आपको ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। ठीक है, इसका ट्रेंड जो है वो अलोंग द पीरियड जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये आपने सबसे पहले ये इसका ट्रेंड का बता दिया। और उसके बाद जैसे सोडियम का रिएक्शन प्रॉपर, ठीक है, उसका जो फ्लेम कलर है, उसका जो प्रोडक्ट बन रही है उसका कलर, इसी तरह फिर मैग्नीशियम का, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ भी है, स्टीम के साथ भी है, फिर एल्यूमिनियम का है, फिर सिलिकॉन का है, फास्फोरस और सल्फर जो है वो रिएक्शन शो नहीं करते, फिर क्लोरीन का है। ठीक है, और आर्गॉन भी जो है वो नोबल मेटल है, वो रिएक्शन शो नहीं करता। तो ये आपने पूरा का पूरा जो है वो मेमोराइज करना है। इसमें से आपको कुछ भी इक्वेशन किसी भी एलिमेंट का रिएक्शन विद वाटर पूछा जा सकता है। ठीक हो गया, ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपके पास ये एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, then question number 2, aluminum oxide is an amphoteric oxide. It has reactions both as a acid and a base. Justify this statement by providing the chemical reaction. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी आपके पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो आपने इसको सबसे पहले लिखना कैसे है, आप उसको प्रॉपरली आंसर करेंगे तो ही आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो आपने सबसे पहले लिखा कि इट इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक्ट्स बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस। अब एज अ बेस किस तरह एक्ट कर रहा है और क्यों एक्ट कर रहा है और एज अ एसिड कैसे एक्ट कर रहा है, वो दोनों लाइंस आपने लिखनी है प्रॉपर। ठीक है, अब ये देखें एज अ बेस कैसे एक्ट कर रहा है। इट इज एन आयनिक ऑक्साइड। ठीक है, मीन्स के इसकी जो नेचर है वो आयनिक है। ठीक है, इस ऑक्साइड की नेचर जो है वो आयनिक है। इट इज एन आयनिक ऑक्साइड विच अलाउज इट टू एक्ट एज अ बेस, जिसकी वजह से ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब एसिड में क्यों एक्ट कर रहा है ये एसिड? द आइंस इन इट हैव हाई चार्ज डेंसिटी, यानी जो इसमें आइंस है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जो आइंस हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वैसे ही बताया ऊपर कि आयनिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसके पास जो जो आइंस हैं उनकी हाई चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? मास पर
वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हाई चार्ज डेंसिटी में चार्ज पर वॉल्यूम होगा, ठीक है, चार्ज पर वॉल्यूम, यानी साइज छोटा है और चार्ज जो है वो हाई है, तो चार्ज डेंसिटी भी हाई हो जाएगी, ठीक है। एंड हेंस हैज अ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर अलाउइंग इट टू एक्ट एज एन एसिड, ठीक है। हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ये थोड़ा सा जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर भी शो करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद वाटर। अब क्योंकि जो एम्फोटेरिक होते हैं ना वो वाटर के साथ रिएक्शन शो करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपके पास मेटल्स होती हैं ना, ठीक है, मेटल्स यानी मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और बेसिस बनाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं मेटल के ऑक्साइड्स यानी बेसिक इन नेचर हैं। जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वो बनाते हैं एसिड्स, ठीक है, वो बनाते हैं एसिड्स। तो इस वजह से वो हम कहते हैं कि ये एसिडिक इन नेचर है। तो अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो हमारे पास क्योंकि एम्फोटेरिक है तो इसलिए वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये हमने एक लाइन में बता देना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड डज नॉट डिसॉल्व इन इट, ठीक है, वो बिल्कुल ना उसके साथ रिएक्ट करता है ना डिसॉल्व होता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली Al2O3 आपके पास सैंड होती है ना, सैंड, जिसको हम एल्यूमिना भी कहते हैं। तो सैंड का आपको पता है कि सैंड ना वाटर के साथ रिएक्ट करती है और ना सैंड वाटर में डिसॉल्व होती है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपकी कवर हो गई। बिकॉज आइंस आर हेल्ड स्ट्रांगली इन द सॉलिड लैटिस, ठीक है, यानी जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो आइंस हैं वो यानी एल्यूमिनियम आइंस और जो ऑक्सीजन के आइंस हैं, ठीक है, ये स्ट्रांगली इनका बॉन्ड बना होता है सॉलिड लैटिस में और ये ईजिली जो है वो ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक हो गया। अब हमने इसका जो है वो वाटर यानी एसिड के साथ रिएक्शन करना है कि हम इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे और ये हॉट होना चाहिए, ठीक है, डाइल्यूट HCl हॉट होना चाहिए। तो हमारे पास ये बना देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड सोल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसको अगर हम बेसिस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एल्यूमिना जो है वो कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा, क्या बना देगा, सोडियम एल्यूमिनेट। तो इसका पूरा नाम क्या है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी, ठीक है, यानी क्योंकि 4 है ना ये, टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। तो ये आपने प्रॉपरली इसको जो है वो मेमोराइज करना है। अब देखें, अब इसका ये देखें 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है ना, ठीक है, -4 हो गया, एल्यूमिनियम का +3 होता है। अब -4 और +3 करके पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो बाहर ओनली 1 सोडियम जो है वो अटैच होगा, क्योंकि -1 इज बैलेंस बाय +1। तो ये डिस्कस करने का मकसद है कि आपको ना फार्मूलाज रटने की जरूरत ना पड़े, आपको पता चल जाएगा कि क्यों Na2 नहीं लिखा हुआ, Na3 क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उसके चार्जेस बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। और साथ इसके कलर्स वगैरह भी ज़रूर लिखा करें, जैसे कि ये कलरलेस है तो इसका भी आपने मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट केमिकल रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इन कोल्ड वाटर एंड बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब हम यानी पीरियड 3 एलिमेंट्स के क्लोराइड्स की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है, यानी हम आपने पीरियड 3 एलिमेंट्स के क्लोराइड्स भी पढ़े हुए हैं और ऑक्साइड्स भी पढ़े हुए हैं और हाइड्रोक्साइड्स भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स और उनकी आगे ऑक्साइड्स और उनकी आगे मतलब फर्दर रिएक्शंस जो हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लोराइड्स की बात कर रहे हैं कि पीरियड 3 एलिमेंट का क्लोराइड कौन सा है, मतलब हमने फास्फोरस के क्लोराइड की बात करें, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस 5 क्लोराइड, ठीक है। तो उसकी बात करें कि उसका रिएक्शन विद वाटर बता दें, कोल्ड एंड हॉट दोनों के साथ बता दें, ठीक है। तो अब हमने ये याद किया होगा ऑब्वियसली, तो ही हम इसको आंसर कर सकते हैं। फास्फोरस 5 क्लोराइड इज अ सिंपल कोवेलेंट वाइट सॉलिड, ठीक है, सिंपल यानी कोवेलेंट है क्योंकि फास्फोरस भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो इनका कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और ये वाइट कलर का सॉलिड होता है विच सब्लाइम्स एट 163 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सॉलिड से डायरेक्ट जो है वो गैशियस फॉर्म में चला जाता है एट 163 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सब्लिमेशन शो करता है, ठीक है। अच्छा, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर इट डिसोसिएट्स रिवर्सिबली टू गिव PCl3 एंड Cl2, मीन्स के यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यानी अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं,
ठीक है। तो ये यानी एक तो पहले ये सब्लाइम कर जाएगा 163 पे, ये सब्लाइम कर जाएगा, गैशियस स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि ये वाइट सॉलिड है और 163 पे ये सब्लाइम कर जाता है, गैशियस फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन फिर हम फर्दर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये टूट जाएगा। पहले तो ये अपना इसने फिजिकल स्टेट चेंज की, फिर अब ये ब्रेक करेगा और रिवर्सिबली ब्रेक होगा। मींस के PCl5 जो है वो कन्वर्ट हुआ करेगा PCl3 और Cl2 में, क्योंकि ये गैशियस फॉर्म है। अगर हमने क्लोज कंटेनर में रिएक्शन करें तो ये दोनों आपस में दोबारा मिलेंगे तो PCl5 बना देंगे, ठीक है, क्योंकि ये गैशियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास solid phosphorus 5 chloride contains ions. That's why it is solid at room temperature, and the formation of the ions involves the two molecules of PCl5. ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये जो फॉस्फोरस 5 क्लोराइड है ना, ये मतलब ये आइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हमारे जहन में आएगा कि ये आइंस कैसे बना रहा है भाई, ये तो PCl5 कोवेलेंट मॉलिक्यूल बना रहा है। तो इसके जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके ना, तो एक जो है वो क्लोरीन शिफ्ट कर देता है, ठीक है, एक ने क्लोरीन को लॉस कर दिया और दूसरे ने गेन कर लिया, तो एक PCl4 प्लस और एक PCl6 माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब एक प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया, तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान में, इन आइंस के दरमियान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पैदा हो गई हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया ना कि मतलब PCl5 जो है उस फॉर्म में ये इतना ज़्यादा आप कह लें कि सॉलिड फॉर्म में ना होता, लेकिन क्योंकि ये आइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसकी वजह से उनके दरमियान में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं और ये जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम बताने लगे हैं। फॉस्फोरस 5 क्लोराइड हैज़ अ वायलेंट रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूसिंग फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी HCl गैस बनाता है, और ये रिएक्शन 2 स्टेजेस में होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो है वो हमारे पास विद कोल्ड वाटर, ठीक है, मतलब अगर हम कोल्ड वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बन जाएगा। ये देखें, कुछ भी इतना रटने की जरूरत नहीं है, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, ये इस तरीके से फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बन जाएगा एंड इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद HCl, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द HCl। अब आप इसकी इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। ये देखें, PCl5 वाटर के साथ एक्ट किया, POCl3, ठीक है, और 2H और 2 क्लोरीन रह जाएंगे, यहाँ से 2 क्लोरीन आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास जब ये एक ऑक्सीजन यहाँ से इधर आएगा बीच में POCl3, तो 2 क्लोरीन इधर से आ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इधर से आ जाएंगे, ठीक है, तो दोनों मिलके 2HCl बना देंगे, ठीक हो गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में कोल्ड वाटर के साथ ये फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बनाएगा अलोंग विद द HCl, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, इफ़ द वाटर इज़ बॉइलिंग, ठीक है, यानी 2 स्टेजेस है ना, यानी अगर कोल्ड वाटर है तो बस एक स्टेज तक रुक जाएगा रिएक्शन, अगर कोल्ड वाटर है हॉट वाटर है तो रिएक्शन फर्दर आगे जाएगा। फॉस्फोरस 5 क्लोराइड रिएक्ट्स फर्दर टू गिव फॉस्फोरस 5 एसिड, ठीक है, एंड मोर HCl। तो यहाँ पर ये देखें, ये फर्दर रिएक्शन शो करेगा। फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड जो है 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ फर्दर रिएक्शन करा है, क्योंकि हमने उसको बॉयल करना शुरू कर दिया ना, वाटर को हमने बॉयल करना शुरू कर दिया, तो रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, रिएक्शन फर्दर मजीद हो गया, ठीक है, और उससे फॉस्फोरस 5 एसिड बन रहा है, ठीक है, फॉस्फोरस 5 एसिड बन रहा है। क्योंकि अब 5 एसिड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोरस की 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन की जो होगी 4 2 ज़ा 8 होगी, क्योंकि एक ऑक्सीजन की -2 होती है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, और 3 हाइड्रोजन की +3, ठीक है। अब ये देखें, +8 इज बैलेंस्ड बाय -8, तो यहाँ पर फॉस्फोरस 5 एसिड हम इसको कहेंगे। फॉस्फोरस 5 एसिड अलॉन्ग विद द HCl जो है वो ये बन रहा है, तो इसकी भी आपने जो है वो H3PO4 यानी ऑक्सीजन सारे इधर आ जाएंगे, ठीक है, और जो है वो हमारे पास 3 HCl बन जाएंगे, ठीक है, तो इसको बैलेंस आपने ज़रूर कर लेना है। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो गया, ठीक है, यानी 2 स्टेजेस में पहले आपने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन लिखा और फिर हॉट वाटर के साथ लिखा। मतलब इतना भी बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि ये मुश्किल नहीं था, क्योंकि आपने पहले इसको लिखा कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, हमारे पास फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बनाता है अलोंग विद द HCl, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और ये कोल्ड वाटर था, और अगर बॉइलिंग वाटर होगा तो दिस फॉस्फोरस 5 क्लोराइड फर्दर रिएक्ट्स,
ठीक है। और ये फर्दर रिएक्ट करता है 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, और H3PO PO4 प्लस 3HCl बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये इसका, और यहाँ पे आपने लिखना है कि बॉइलिंग वाटर, ठीक है, ये बॉइलिंग वाटर में होगा। और फिर आप इसकी नेट इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसकी नेट इक्वेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर लिख लें तो ठीक है, अगर नहीं लिखनी तो कोई मसला नहीं है, दोनों का आपने अलग अलग से बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन ब्रीफली द ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। अब ये आपके पास सेकेंड ग्रुप जो है, ठीक है, 2A ग्रुप जो है उसकी सॉल्युबिलिटी पूछी गई है, ठीक है। अब उसके किस चीज़ की सॉल्युबिलिटी पूछी गई है, हाइड्रोक्साइड्स की, ठीक है, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रिपीट हो रहा है, यानी 2016 के फर्स्ट पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट था 3B, और आपने डिटेल से वहाँ पर पूरी जो है वो सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड जो है वो डिस्कस किया, वो इसी तरीके से आपने पूरा लिखना है, ठीक है, यानी सॉल्युबिलिटी ट्रेंड आपने पूरा बताना है, यानी जिस तरह से आपको 2016 फर्स्ट में बताया गया उसमें प्रॉपर्ली बेरिलियम और मैग्नीशियम का भी 2 लाइंस जो हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, ब्रोमाइड आइंस रिड्यूसेस द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये ब्रोमाइड आइंस हैं, ठीक है, यानी अगर आप यूँ देख लें ब्रोमाइड आइंस जो हैं वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो राइट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी लिखें, यानी वो वाला एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो वाली इक्वेशन अलग से लिखें, और रिडक्शन रिएक्शन भी लिखें, और रिडॉक्स यानी जिसमें दोनों यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंबाइन करके वो वाली इक्वेशन भी आप यानी रिएक्शन लिखें, ठीक है। तो इसको आपने प्रॉपरली किस तरह से लिखना है, ब्रोमाइड आइंस आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड रिड्यूस द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक हो गया। अच्छा, ब्रोमाइड आइन हम बोल रहे हैं तो हम सिंपल इसको ब्रोमीन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हमने इसको Br नेगेटिव की फॉर्म में लिखना है, Br-1, ठीक है, यानी ये ब्रोमाइड आइंस है ना, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब है ये खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन होती है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है, और ये किसी और को जो है इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक हो गया। तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको होगा ऑलरेडी, ब्रोमाइड आइंस आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड रिड्यूस द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये खुद ऑक्सीडाइज होते हैं लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस करते हैं। इन दिस प्रोसेस ब्रोमाइड आइंस आर ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये जो हम ब्रोमाइड आइंस का रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसमें ब्रोमाइड आइंस जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रोमाइड आइंस अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है, वो ब्रोमीन में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और दूसरा ब्रोमाइड आयन भी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। तो अब ये ब्रोमीन एटम्स आपस में मिलकर जो है वो ब्रोमीन ऐसे बना देंगे, ठीक है, ब्रोमीन बना देंगे, ठीक हो गया। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय सल्फर, ठीक है, वो सल्फर उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसकी रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। सल्फर आइन इज रिड्यूस्ड, ठीक है, जैसे हमने कहा कि ब्रोमाइड आइंस आर ऑक्सीडाइज, तो सल्फर आइंस जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर डिक्रीजेस फ्रॉम, क्योंकि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड वाली जो रिएक्शन है उसमें अगर हम देखें तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो रही होती है +6 से -4 में, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम देखें सल्फ्यूरिक एसिड में तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, ठीक है, और उससे प्रोडक्ट में वो जो है वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में चल जाता है, तो वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, तो इसका मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं, उसकी रिडक्शन हो गई है, ठीक है। तो ये अभी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था कि आपको अगर कहा जा रहा है कि ब्रोमाइड आइंस, और ये आपकी जो 13 चैप्टर है उसका जो ग्रुप 7 है, ग्रुप 7 के रिएक्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप अपनी बुक के साथ इसको टैली कर सकते हैं, उस पर जो है वो टिक का निशान भी लगा सकते हैं कि ये वाला जो है हमने रिडक्शन वाला कर लिया है, ठीक है। ब्रोमाइड आइंस रिड्यूस कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, तो उसके लिए आपने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स इक्वेशन जो है वो लिखनी है, ठीक है, और प्रॉपर्ली ये 3 स्टेटमेंट्स भी आपने लिखनी है ताकि जो आप इक्वेशंस लिख रहे हैं उनको ये एक्सप्लेन कर रही हैं, ठीक है। तो आप ये देखें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने कितना अच्छे से लिख लिया कि 2 ब्रोमाइड आइंस हैं, ठीक है, और वो ब्रोमीन में कन्वर्ट हो रहे हैं बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, उनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो रिडक्शन हो रही है,
ठीक है, रिडक्शन हो रही है वो सल्फर की हो रही है, +6 से +4 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। ठीक है, और ये जो नेट इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, पूरा यानी अगर अब ब्रोमाइड आइंस किस फॉर्म में है हमारे पास, वो सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्म में है। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बनाता है, साथ HBr बनाता है। ठीक है, अब ये जो HBr है ना ये फर्दर आ रहा है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में HBr आ रहा है। HBr फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ब्रोमीन बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, तो इसका जब हम नेट इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो HBr आपस में कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें 2 सोडियम ब्रोमाइड आ गया। ठीक है, और ये 1 और 1 2 सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएंगे। ठीक है, ये सोडियम सल्फेट आ जाएगा, फिर ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल आ जाएगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी शो हो रही है और रिडक्शन दोनों हमने यहाँ पर शो किए हैं। तो ये प्रॉपर इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस बाय द रिएक्शन। ये उन्होंने रिएक्शन लिख दिया है और इसमें वो हमें बता रहे हैं कि वेनेडियम 5 ऑक्साइड जो है V2O5 वेनेडियम 5 ऑक्साइड जो है उसको हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं इस रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है, इसको हम प्रॉपर्ली बता दें। तो ये चैप्टर 14 जो है उसमें से आया है 2016 का जो 3rd पेपर है, उसमें से 3C जो क्वेश्चन था उसमें ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आपको पता चल गया कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है चैप्टर 14 में, ठीक है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है कि उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, देन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द टर्म होमोलोगस सीरीज, गिव 2 एग्जांपल्स। अब देखें होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं, उनको डिफाइन कर दें, एग्जांपल दे दें। तो ये हमने 2016 का फर्स्ट पेपर ऑलरेडी कर लिया है और उसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया है। ठीक है, लेकिन वहां पर हमने होमोलोगस सीरीज को डिफाइन भी किया है लेकिन एक एग्जाम्पल दी है। तो अब इन्होंने जब 2 एग्जाम्पल्स पूछी हैं तो आप जो है वो 2 एग्जाम्पल्स आपको देनी होंगी। ठीक है, वहां पर आपको मैंने होमोलोगस सीरीज लिखवाई थी ऐसे करके, ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी। ठीक है, और होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन की एग्जांपल लिखवाई थी, 4 मेंबर्स उसके मैंने शो किए थे। ठीक है, तो अब आप अल्कोहल्स यानी एक अल्केन की आप शो कर दें और अब यहाँ पर अल्कोहल की आप होमोलोगस सीरीज शो कर दें। इसका ये जो फर्स्ट मेंबर है, ठीक है, वो मेथानोल है। देखें अब इनके नेम के एट दी एंड जो है वो ओल आता जा रहा है क्योंकि अल्कोहल का OL आ रहा है ना। ठीक है, तो ये मीथेन से डिराइव हुआ है तो ये मेथानोल हो जाएगा, इथेन से डिराइव हुआ है तो एथानोल हो जाएगा, प्रोपेन प्रोपानोल, ब्यूटेन ब्यूटानोल, ठीक है, और पेंटेन होगा तो ये पेंटानोल होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमारे पास ये अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। तो और भी कोई आपसे अगर पूछी जाए तो आपने इसी तरह से फर्स्ट मेंबर से स्टार्ट करना है और जो है वो CH2 ऐड करते जाना है, तो वो आपके पास अगला अगला होमोलोगस सीरीज का मेंबर आता जाएगा, तो आप इजीली उसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन यू प्रिपेयर द प्रोपीन फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट रिएक्शंस एंड एसेंशियल कंडीशंस। अब देखिए मैंने क्वेश्चन को पर्पल के साथ लिख लिया क्योंकि प्रोपीन यानी अल्कीन्स की जो प्रिपरेशंस हैं ये ऑलरेडी आपसे पिछले पेपर्स में भी पूछी जा चुकी हैं और ये रिएक्शंस बार बार ही आपसे रिपीटेडली पूछे जाएंगे जो आपको PDFs जो प्रोवाइड किए जा चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यानी 5 चैप्टर्स के 16 to 20, तो उन्हीं में से ये रिएक्शंस हैं। ठीक है, यानी अब आपने प्रोपीन प्रिपेयर करना है। ठीक है, यानी आपने अल्कोहल से प्रोपीन प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये आपके पास ये है कि अल्कोहल से आप प्रोपीन प्रिपेयर करें, अल्काइल हैलाइड से आप प्रोपीन प्रिपेयर करें। ठीक है, और दूसरा जो है वो अल्काइंस से जो है वो आप प्रोपीन प्रिपेयर करें। ठीक है, अब प्रोपीन में बात ये है कि आपके पास 3 कार्बन अल्कीन होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास आपको स्टार्टिंग मटेरियल सिंपल फंक्शनल ग्रुप बताए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली प्रोपीन प्रिपेयर करने के लिए बोला हुआ है। मीन्स कि प्रोपीन में इस तरह से होगा कि आपके पास 3 कार्बन अल्कीन बनाना है आपने। ठीक है, ये प्रिपेयर करना। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ से आइडिया होगा कि हमें 3 कार्बन अल्कोहल ही लेना है, हमें 3 कार्बन अल्काइल हैलाइड ही लेना है, हमें 3 कार्बन अल्काइन से ही स्टार्ट करना है ताकि हमारे पास एट द एंड 3 कार्बन प्रोडक्ट बननी चाहिए। तो दिस इज़ द प्रैक्टिस यू नीड कि आपको बनाना क्या है, उसके लिहाज से आपने अपना रिएक्टेंट सिलेक्ट करना है। असल में यही जो लेवल है हमने अचीव करना है। आपको सीधे सीधे रिएक्शन रटवाने नहीं हैं, बल्कि आपको पता हो कि भाई मुझे अगर प्रोपीन प्रिपेयर करना है तो मुझे कितने कार्बन से स्टार्ट करना है। ओके, तो इसको चलें स्टार्ट करते हैं। अब अल्कोहल से प्रोपीन तैयार कर रहे हैं। तो ये देखें मैंने
3 कार्बन अल्कोहल ले लिया, ठीक है, और उसका मैंने नाम लिखा कि मैंने एन प्रोपानोल लिया है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन। अब आपने प्रोपीन प्रिपेयर करने के यानी अल्कीन प्रिपेयर करने के अल्कोहल से दो मेथड्स देखे हैं। एक में आप एल्यूमिना डाल देते हैं 340 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जो है वो वाटर रिमूव हो जाता है। पहले नंबर 1 कार्बन से जो है वो हाइड्रोक्सिल रिमूव हो जाएगा, और दूसरे वाले कार्बन से जो है वो एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रोपीन बन गया, साथ वाटर। और अगर आप यही रिएक्शन लिख देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एल्यूमिना की प्रेजेंस में जो है वो रिएक्शन करवाएंगे और वो उनको भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, और कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एन प्रोपानोल लेंगे और कहेंगे कि हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, अब आपने कितनी परसेंटेज लेनी है और कितना टेम्परेचर लेना है ये अकॉर्डिंग टू द अल्कोहल होगा। प्राइमरी अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो आपने 75% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है, 140 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है। इसी तरह सेकेंडरी में ये कंडीशंस जो हैं वो कम होती जाएंगी, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा और कम होता जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर भी कम होता जाएगा और कंसंट्रेशन भी सल्फ्यूरिक एसिड की कम होती जाएगी। तो ये आपको तीनों कंडीशंस जो हैं वो ऑलरेडी नोट्स में लिखवाई हुई हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन आप जब लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। दोनों मैंने इसलिए लिखवाई हैं ताकि आप ये ना कहें कि मैम आपने एल्यूमिना से प्रिपेयर किया प्रोपीन तो हम सल्फ्यूरिक एसिड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया कि यस आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशंस ठीक होनी चाहिए, ये ना हो कि आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो और सेकेंडरी और टर्शियरी की कंडीशंस लगाई हो आपने, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अल्काइल हैलाइड से प्रोपीन प्रिपेयर करना है। अब आपने 3 कार्बन अल्काइल हैलाइड ले लिया और आपने उसका नाम लिख लिया एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और फिर इसमें से ऑब्वियसली बात है कि आपने अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब आप रिमूव करेंगे तो पोटाशियम जो है वो ब्रोमीन के साथ चला जाएगा, पोटाशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, और एक सेकंड कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन चला जाएगा और OH के साथ, तो वो आपके पास वाटर बना देगा, ठीक है। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर भी रिमूव होगा और पोटेशियम ब्रोमाइड भी, तो ये आपके पास प्रोपीन बन जाएगा। और लास्ट में अल्काइन से बनाना है तो इसका मतलब है कि 3 कार्बन आपने ले लेना है अल्काइन, तो उसको हम प्रोपाइन लेंगे और इसकी सिंपल आपने हाइड्रोजनेशन कर देनी है, ठीक है। यानी सिंपल हाइड्रोजनेशन निकल की प्रेजेंस में होती है 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये प्रोपीन बन जाएगा। तो ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग के नेम्स होते हैं तो इनकी भी आपने साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटें, ठीक है। आपने ये मेंशन करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट रिएक्शंस ऑफ प्रोपीन विद ओजोन। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप कह लें कि बहुत 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 ज़्यादा दफ़ा पीछे भी रिपीट हो चुका है कि आपने जो है वो ये जो भी अल्कीन्स होती हैं ना, ठीक है, यानी अल्कीन्स की ओजोनोलाइसिस करनी है, इसको हम कहते हैं अल्कीन की ओजोनोलाइसिस। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं कि मोल ओजोनाइड जो बनता है वो प्रॉपरली नहीं लिखते, या पता नहीं क्या उनको क्या कन्फ्यूजन हो रही होती है। तो मैंने आपको ये बहुत डिटेल में करवाया है, बहुत अच्छे तरीके से, और आई होप सो कि आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अब देखें बात क्या है कि आपने राइट रिएक्शंस ऑफ प्रोपीन विद ओजोन, यानी आपको बोल दिया है कि आपने प्रोपीन लेना है, पहले तो आप प्रोपीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक है। ये देखें ये प्रोपीन ले लिया, अब इसका वो कह रहे हैं ओजोनोलाइसिस करें। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी आपने अल्कीन की ओजोनोलाइसिस करनी है तो आपने अल्कीन्स को ना इस खास प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, ऐसे ओपन करके ना। अब इस कार्बन को देखें, इसके साथ मुझे बताएं कि क्या चीज़ें अटैच हैं। आप कहेंगे 2 हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अब मैं कहूँगी इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन भी अटैच है और एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, ठीक है, हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप। अब इस फॉर्म में ये आ गया है, अब इसकी ओजोनोलाइसिस जो है वो ईजिली हो जाएगी, और आपने इसी तरीके से करनी है क्योंकि इसी फॉर्म में ओजोनाइड और मोल ओजोनाइड बनाना आसान होता है, ठीक है। तो ये तो वैसे डायरेक्ट रिएक्शन है, आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आपने लिखना है तो लिख लें। लेकिन ओजोनोलाइसिस का आपने मैकेनिज्म ही करना होता है हमेशा, वो डायरेक्ट रिएक्शन कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा, ठीक है। आपने सिंपल बताया कि भाई हम प्रोपीन की ओजोनोलाइसिस करें जिंक और वाटर की प्रेजेंस में और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हमारे पास फर्दर जो है वो इस कार्बन से जो है इधर HH होगा, ठीक है। तो यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी साइड से आपको पता है कि दूसरे कार्बन में हमारे पास एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो आपने फर्दर एक डायरेक्ट रिएक्शन में बता दिया कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड बनने वाले हैं अलोंग विद द जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये अब आपने असल में ये रिएक्शन करना है, ठीक है। पहले स्टेप में ओजोनोलाइसिस यानी ओजोन रिएक्ट करेगा, मोल ओजोनाइड बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट होगी और ये जो है वो आपके पास ओजोनोइड बन जाएगा जो कि स्टेबल है।
और फिर थर्ड स्टेप में जो है वो ओजोनाइड जो है वो ब्रेक डाउन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड बन गए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्म में, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देगा, साथ वाटर रिप्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रॉपरली इसको करना है। तो लास्ट में आ जाता है स्टेट मार्कोनिकॉफ रूल एंड वेरीफाई दिस, यानी ये अब अगेन प्रोपीन में HBr जो है वो ऐड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपने इसको देख लें कि किस तरह से करना है। मार्कोनिकॉफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने इसी तरीके से करना है। ठीक है, दिस रूल स्टेट्स दैट इन एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया, तो ये सिंपल है। ऑलरेडी मैंने ऑर्गेनिक में आपको बहुत डिटेल से ये करवाया हुआ है। तो ब्रोमीन जो है वो लेस कार्बन वाली की तरफ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो मोर हाइड्रोजन वाले की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने ये वाली प्रोडक्ट बनाई जो कि मार्कोनिकॉफ रूल वाली थी और नीचे लिखा एक्चुअल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल और उसका नाम लिख दिया 2 ब्रोमो प्रोपेन। और फिर ये वाली बनाई जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाली है वो भी आपने बनाई। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ यही वाला स्ट्रक्चर लिख देगा जो मार्कोनिकॉफ रूल वाला है तो उसको मार्क्स कटेंगे, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल में हमेशा ये बताया जाता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बताएं, मतलब वो जो नहीं बन रही उसको भी बताएं। ठीक है, कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ब्रोमीन जो है वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन की तरफ चला गया और हाइड्रोजन जो है दूसरी तरफ चला गया। ठीक है, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन नॉट फॉर्म्ड, इसके नीचे आपने लिखना है नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रॉपर जो है वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो है 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस जो हैं सेक्शन बी का, तो वो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से 19 तक क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियां अता फरमाएं और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।